चल क्यों नहीं रहा राजू? अच्छा ऑफ हो गया था क्या? ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज। किससे रिलेटेड है ये? इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। इसमें आपका GS2 है, 3 है, गवर्नेंस भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आपका क्लाइमेट चेंज भी आ जाएगा, अर्बनाइजेशन भी आ जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा। तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक। क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज क्या हो गई? व्हाट आर क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज? वो सिटीज जो क्लाइमेट चेंज से इम्यून हो। जो क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन, उससे रिजिलियंट हो। अभी हमको देखने को क्या मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के जो इंपैक्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स है, ठीक है, हीटिंग है, अर्बन हीटिंग खासकर, ये बढ़ती जा रही है और एक विशियस साइकिल बन गई है। अर्बन हीटिंग हो रही है तो हम क्या चला रहे हैं? कूल करने के लिए अपने सिटीज को एसी चला रहे हैं। एसी चला रहे हैं तो कंप्रेसर से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज पे और प्रभाव पड़ रहा है और गर्मी निकल रही है। तो इसी से हमको एक आइडिया मिलता है किसका? अर्बन हीट आइलैंड का नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ चुका है इस पे, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड क्या होते हैं? व्हाट आर अर्बन हीट आइलैंड्स? कि जो बहुत क्लोजली पैक्ड आपके जो डेंस अर्बन सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां पर जो आसपास का एरिया है वहां से टेम्परेचर जो है वो 3 से 5 डिग्री ज्यादा रह रहा है। क्यों? क्योंकि वहां गाड़ियां चल रही हैं, एसीज हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं। ठीक है, बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आसपास का जो कस्बे हैं, गांव हैं, उनसे उनका जो टेम्परेचर है 3 से 5 डिग्री आपका ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये विशेष साइकिल में अब वो हीटिंग ज्यादा हो रही है तो एसी भी ज्यादा चला रहे हैं, कार में भी एसी चल रही है। जैसे कई बार रोड क्रॉस करिए, 3-4 कार लगी हुई हैं तो आपको एक हीट की वेव आती दिखाई देती है। ठीक है, तो कुमुलेटिवली सोचिए लखनऊ या दिल्ली जैसे शहर में कितनी हीट निकलती होगी सिर्फ एयर कंडीशनर से। ऐसी ऐसी चीजें हमको गांव वगैरह में नहीं देखने को मिलती हैं क्योंकि वहां इतने क्लोज्ड स्पेस में इतनी सारी कार, इतनी सारी एसीज नहीं चलती हैं। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया अर्बन हीट आइलैंड का। तो फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्बन हीटिंग है, ठीक है, साइक्लोन्स हैं, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक साइड तो हमको क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, दूसरे साइड हमको क्या देखने को मिल रहा है? रूरल से अर्बन माइग्रेशन। रूरल से अर्बन माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो दूसरे एंड पे हमको देखने को मिल रहा है अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण जो है, वो बहुत तेजी से इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है। बहुत तेजी से इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में 2030 तक जो 70% नई जॉब्स क्रिएट होनी है इंडिया में, 70% न्यू जॉब्स, वो कहां पर क्रिएट होनी है? अर्बन इंडिया में। और स्वाभाविक सी बात है कि जो शहर होते हैं वो इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कहां सेंटर्ड है? वो शहरों में सेंटर्ड है। गांव में क्या है? एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज है। तो जो 70% नई जॉब्स आने वाली हैं अगले 5 साल में, वो कहां आने वाली हैं? शहरों में आने वाली है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो माइग्रेशन होगा, पलायन होगा, वो रूरल से अर्बन और बढ़ता जाएगा।
मतलब अगले 25 साल में, मतलब अगला 25 साल कितना हो गया, 2050 तक, नेक्स्ट 25 ईयर्स। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अर्बन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन टच कर जाएगी। मतलब शहरों में रहने वालों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1 अरब, 1 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, और 2070 तक हमको 14.5 करोड़ नए घर बनाने पड़ेंगे। कहां पे, शहरों में, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक का एकदम डबल है, एग्जिस्टिंग स्टॉक का एकदम डबल। तो हमको दो करंट्स एक साथ देखने को मिल रही है, एक क्लाइमेट चेंज के साइड, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है विथ एवरी पासिंग ईयर, विथ एवरी पासिंग डिकेड। और दूसरा हमको क्या देखने को मिल रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो हमारी एग्जिस्टिंग सिटीज हैं वहां पे काफी दिक्कतें हैं, दे आर फेसिंग मेजर चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं, जैसे अभी अभी एक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि 2/3 ऑफ अर्बन ड्वेलर्स, मतलब इंडिया में 2/3 जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, दे फेस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। दे फेस द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। फ्लडिंग खाली नदी से नहीं होगी, जैसे क्लाउड बस्ट हो गया या फ्लैश फ्लड्स हो गए। अब लखनऊ में अचानक बहुत तेज बारिश हो जाए कई दिन तक, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, वो क्या है, वो 50, 60, 70 साल पुराना है। उसमें हमने थोड़ी बहुत रेट्रोफिटिंग कर दी है, तो थोड़ा सा भी बरसात हो जाती है तो क्या होता है, घुटने तक पानी लगने लगता है। थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है। गुजरात जो आपका रेन शैडो एरिया रहा है, वहां पर अभी हमको क्या देखने को मिला, पिछले कुछ सालों में अर्बन फ्लडिंग के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिला है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्जिस्टिंग हमारा अर्बन या सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमको प्रेशर, नए चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं वो, व्हाट आर द चैलेंजेस? एक तो हो गया फ्लडिंग का, हमने बता दिया, ठीक है, कि ऑलमोस्ट 2/3, 2/3 जो अर्बन ड्वेलर्स हैं, they face the high risk of facing urban floods। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि एक आंकड़े के अनुसार 2030 तक $5 बिलियन का लॉस हो सकता है अगर हमने अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल नहीं किया। और ये नंबर जो है वो बढ़ के आपका $30 बिलियन हो सकता है 2070 तक। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कि अर्बन फ्लडिंग का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि हमको अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो 2030 तक अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो लॉस और डैमेजेस फेस करने को मिल सकता है वो $5 बिलियन का मिल सकता है। और 2070 तक, मतलब अगले 40 साल में ये $30 बिलियन, 35-40 साल में ये $30 बिलियन तक का रह सकता है। तो हमको क्या करना है, जो अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सुधारना है, और प्लस क्लाइमेट चेंज का जो नेचर है वो एम्पलीफाई होता जा रहा है, मैग्नीफाई होता जा रहा है, उसकी वजह से जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना है वो कैसा करना है, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी डिजाइंस होनी है, अर्बन डिजाइंस होनी है, बिल्डिंग की डिजाइंस होनी है, सिटी के नए शहरों की जो मैपिंग होनी है वो कैसी होनी चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट, हैफेजर्ड तरीके से नहीं होनी चाहिए। अभी हमको क्या देखने को मिलता है, हैफेजर्डनेस। लखनऊ के आउटर में किसान से 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन ले ली और लोग क्या कर रहे हैं, खुद प्लॉटिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वो नगर निगम लिमिट में आ रहा है। कई जगह एलडीए की ओर से आपका डिमोलिशन नोटिस भी आने लग रहे हैं। तो एक बहुत हैफेजर्ड तरीका है। ये तो खाली लखनऊ की बात हो गई, और भी शहरों में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो सिटी प्लानिंग हो रही है वो बहुत हैफेजर्ड तरीके, साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रही है। वहां हमको क्लाइमेट रिजिलियंट डिजाइन्स नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हीटिंग हो, चाहे फ्लडिंग हो, या साइक्लोन्स हो, या लैंडस्लाइड्स हो, इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक मेजर चैलेंज क्या हो गया, फ्लडिंग का। फ्लडिंग आपका 2030 तक $5 बिलियन का लॉस करा सकती है, 2070 तक आपका $30 बिलियन का लॉस करा सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा है अर्बन हीटिंग इफेक्ट। अब हमारे जो शहर हैं वो क्या है, बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट में, दे आर वेरी क्लोज कॉम्पैक्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, हैफेजर्ड प्लानिंग है। तो
पर किलोमीटर में रहने वालों जो जनसंख्या है वो आसपास के कस्बों और गांव के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, हमारे शहर हैं बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको अर्बन हीट आइलैंड जैसे फिनोमिना, अर्बन हीट आइलैंड जैसे फिनोमिना है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। तीसरी चीज है कि और भी कई सारे हजार्ड्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमको देखने को मिल रहा है, जैसे लैंडस्लाइड्स। उत्तराखंड हमने केस इन पॉइंट देख लिया, या उत्तराखंड में अभी दोबारा से क्या हुआ, फ्लैश फ्लड आया है। लोग उसको शुरुआत में क्या कह रहे थे, क्लाउड बस्ट है, लेकिन वो क्लाउड बस्ट नहीं था, वो क्या था, फ्लैश फ्लड की वजह से हुआ था। तो अब इन सारे इंसिडेंसेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आना है, अब जो नई सिटी प्लानिंग आनी है, उसमें हमको बहुत कॉशियस होके चलना है, हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नया क्रिएट करना है, या एग्जिस्टिंग शहरों में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं या रेट्रोफिटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको क्लाइमेट रेजिलियंट रखना है। जो नई डिजाइन्स आए वो क्या रहे, वो क्लाइमेट रेजिलियंट रहे। क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइन्स क्या हो गई, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइन्स के? नहीं ऐसे मतलब लखनऊ में घर बनाना है तो मैं किस टाइप का घर बनाऊं कि वो सस्टेनेबल रहे। क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइन्स का मतलब हो गया जो सस्टेनेबल हो, जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम कर सके मैक्रो लेवल पे। क्या? हाँ ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, जैसे जापान ने कर रखा है, जापान अर्थक्वेक प्रोन है, ठीक है, तो वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक प्रूफ बना रखा है। तो वैसे ही हमको भी क्या करना है, क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइन्स और क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। जैसे आजकल हम क्या देखते हैं, घरों में बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां लगा दी जा रही हैं। नई जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग बन रही है वो कैसी बन रही है, वो शीशे की बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये सब इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। लोग बना जरूर रहे हैं वेस्ट को देख के, बट दैट्स नॉट सूटेड टू इंडिया। क्यों? कौन सा इफेक्ट होता है, लॉन्ग वेव आती है और शॉर्ट वेव ट्रैप हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, हम ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करते हैं। ये जो ग्लास बिल्डिंग्स हैं ये कहां सूटेबल है, ये सूटेबल है यूरोप वगैरह में जो ठंडी जगह है, या नीचे न्यूजीलैंड वगैरह चले जाओ वहां सूटेबल है। इंडिया में ये सूटेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ओपनिंग छोटी रहें, विंडोज बहुत ज्यादा ना दें, शीशे का कम प्रयोग करें। और क्या हो सकता है, जैसे अपना छत बना रहे हैं तो ऊपर क्या करें, सफेदी करवाते हैं, ब्रिकोवा एक चीज होती है। ये मैं आपको माइक्रो लेवल पे बता रहा हूं। तो उससे क्या होगा, जो सन लाइट है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपका घर है वो कम गर्म होगा। घर कम गर्म होगा तो आप एसी जो अभी 22 पे 21 पे चलाते हैं वो आप 24-25 पे चला सकते हैं, तो कंप्रेसर आपका कम देर ऑन होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जब हम अर्बन डिजाइन की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रीन बेल्ट्स बना सकते हैं। जो नए शहर हम बनाने जा रहे हैं उसमें ग्रीन बेल्ट्स, नो बिल्डिंग जोन्स बना सकते हैं। जैसे सुशांत गॉल सिटी जाओ तो खुला खुला लगता है, वहां मैंडेटरी फॉरेस्ट कवर है, मैंडेटरी ट्री कवर है, कुछ कुछ दूर पे आप पॉइंट्स दे सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के लिए। अभी क्या है, हमने क्या कर रखा है, जो अपने शहर है उनको पूरा कंक्रीटाइज कर रखा है। आर सिटीज कैनॉट ब्रीथ, आर सिटीज कैनॉट ब्रीथ, क्योंकि हमने शहरों को कंक्रीटाइज कर दिया। पहले क्या होता था, डामर की रोड टारमैक रहती थी, अगल बगल मिट्टी हमको दिखाई देती थी। अब क्या है, हम वहां पे भी टाइल्स लगा रहे हैं। तो पहले जो पानी, बारिश का पानी तुरंत आपका सीप इन कर जाता था, अब वो क्या है, वो बहुत लंबे समय तक आपका सरफेस पे रहता है, जिससे अर्बन फ्लडिंग की जो समस्या है वो और बढ़ सकती है। ठीक है, तो जो नई डिजाइन आनी चाहिए हमारे पास। प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई, क्या चैलेंजेस हैं? एक तो फ्लडिंग एक मेजर चैलेंज है, दूसरा अर्बन हीटिंग इफेक्ट है, तीसरा क्या है, मल्टी हजार्ड वल्नरेबिलिटीज हैं, वो भी अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, साइक्लोन्स हैं। ठीक है, इनका जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक तो हो गया कि हमको जो नया डिजाइनिंग करनी है वो क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइंस लानी है, क्लाइमेट रेजिलियंट डिजाइंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो नए शहर प्लान कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग शहर हैं उनमें हमको क्या लाना है, इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट जोन्स।
ठीक है, इसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ले सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी? जैसे कोलकाता का एक मॉडल है, कोलकाता ने क्या कर रखा है, सिटी लेवल फ्लड फोरकास्ट सिस्टम लगा रखा है। दूसरा क्या है, चेन्नई में हमने देखा है कि चेन्नई का जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट डिजाइन हो गई, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कि मतलब जो नए शहर बने उसमें हम शहर की प्लानिंग करते टाइम क्या कर लें, इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट अप्रोच इनकॉर्पोरेट कर पाए, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, ठीक है, सिटी लेवल फ्लड मैपिंग हो, जो आपके शहर हैं नदियों के किनारे हैं उनका जो वल्नरेबिलिटी है फ्लड को लेके वो ज्यादा रहेगी। जो शहर खुले हैं वहां पे खुले खुले हैं, मतलब ग्रीन कवर ज्यादा है, तो वहां फ्लड आने की संभावनाएं क्या है, वो कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, जोनिंग कर सकते हैं, फ्लड जोनिंग कर सकते हैं, फ्लड मैपिंग कर सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा सकते हैं, फ्लड मैपिंग कर सकते हैं कि ये तराई वाला एरिया है, यहाँ पे फ्लड आने की संभावनाएं हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। इन केस ऑफ एनी डिजास्टर वी वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारा इफेक्टिव हो पाएगा। फिर क्या है, वी कैन हैव डिमार्केटेड नो बिल्डिंग जोन्स या नो बिल्ड जोन्स। अभी प्राइवेट डेवलपर क्या करते हैं, किसान से 10 बीघा जमीन खरीदे तो उनका फायदा किसमें है, ओपन स्पेस देने में नहीं रहता है। उनका फायदा है कि जितना यूनिट बेच सकते हो, जितना बना सकते हो कंस्ट्रक्शन, उतना दो। ठीक है, लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी है या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो नो बिल्ड जोन्स बना सकती है, ग्रीन बेल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर सकती है एयरपोर्ट के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, कि कुछ भी हो यहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना रेसिडेंशियल ना कमर्शियल, जिससे हमारे शहर हैं वो ओपन रहें, जिससे हमारे जो शहर हैं वो ओपन रहें। फिर क्या है, इसी में आप वो भी कर लीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, फिर अर्बन हीट आइलैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको कैसे क्योर किया जाए। तो अहमदाबाद का एक मॉडल है बड़ा फेमस, हीट एक्शन प्लान, HAP, हीट एक्शन प्लान। अब ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कोलकाता वाली, ठीक है, ये सब आपको अपने मेंस के आंसर में लिखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जो कोलकाता वाला मॉडल हम लखनऊ में लगा सकते हैं, पटना में लगा सकते हैं। सो इज द केस विद चेन्नई। चेन्नई ने बहुत अच्छा काम किया है स्टॉर्म वाटर जो है उसको मैनेज करने के लिए। तो वो आपके वो शहर जो आपके पोर्ट्स के किनारे हैं, जहाँ पे साइक्लोन्स स्टॉर्म्स बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं, वहां की म्यूनिसिपैलिटीज क्या कर सकती हैं, वो इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। वो इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं क्या, चेन्नई का स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। वैसे ही अहमदाबाद का जो हीट एक्शन प्लान है वो अडॉप्ट, इसके बारे में पढ़ भी लेना है, हीट एक्शन प्लान। ठीक है, ये शंकर आईएएस या जो भी एनवायरमेंट की किताब लेटेस्ट रहेगी उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हीट एक्शन प्लान, हीट एक्शन प्लान में क्या है बेसिकली, कि आप अपने शहर को ठंडा कैसे रखें। ठीक है, आप जब ग्रीन जोन्स, नो बिल्डिंग जोन्स, ग्रीन बेल्ट, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे शहर में, तो उससे होगा क्या, आपका आसपास सब कुछ ठंडा रहेगा। आप बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगे, कॉम्पैक्ट सिटीज में रहेंगे, तो क्या है, सब लोग एसी चला रहे हैं, तो हीट इफेक्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में क्या है, एसी चलाने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आप एकदम डेंस सिटी के एकदम सेंटर में आ जाइए तो क्या है, थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी। लाइट चली गई, एसी बंद हुआ, तो उससे पंखा भी नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो हमको अपने शहर ठंडे रखने हैं, इसमें हम अहमदाबाद का जो HAP मॉडल है वो लगा सकते हैं। इसमें बहुत चीजें हैं, इसमें यह है कि भाई हर थोड़े दूर पे आपका एक लेक रहे, पॉन्ड रहे। ये म्यूनिसिपैलिटी है वो मैंडेट कर देती है कि शहरों की जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनका कलर है वो क्या रहे, लाइट रहे, बहुत डार्क ना रहे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो रूफिंग है, रूफिंग को वाइट कर दिया जाए कि रिफ्लेक्ट कर पाए चीजें। ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से हम क्या करें, मैंडेटरी कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे शहर हैं वो ठंडे होने लगेंगे। शहर ठंडे रहेंगे तो देट बी मोर रिजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज। और बताओ क्या हो सकता है।
मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड क्या है कि अगले 5 साल में 70% नई जॉब्स आनी है। ठीक है, 2070 तक हमको 14.5 करोड़ घर बनाने हैं, यानी हमको नए शहर भी चाहिए होंगे। हमको ये पता है कि अगले 25 साल में जो अर्बन इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन, मतलब रूरल पॉपुलेशन से ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम बहुत रैपिडली अर्बनाइज कर रहे हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो वो बहुत प्लान तरीके से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसमें क्लाइमेट चेंज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। अब इसमें क्या है, इसमें हमको ढेर सारा फंड भी चाहिए। अगले 3 डिकेड्स में जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, वो है आपकी 11 ट्रिलियन डॉलर की है। लगभग लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर्स हमको ये नए शहर या क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए चाहिए। तो म्यूनिसिपैलिटीज को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो क्या है, वो अपना पुराने ढंग से काम कर रही है। हमको क्या करना है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ना सिर्फ इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोलकाता, चेन्नई या अहमदाबाद देखा, खाली ये नहीं, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी अपने म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शनिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। फिर क्या है, फंड्स एक मेजर चैलेंज है। तो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज अकेले पूरा काम नहीं कर पाएंगी, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएंगी। हमको इसमें पीपीपी मॉडल भी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपर्टीज है, ठीक है, मैनेजरियल टैलेंट है, फंड्स हैं, उनको भी हमको अट्रैक्ट करते रहना है। ठीक है, तो चौथी चीज क्या है, सोल्यूशन में हैप हो गया। फिर ट्रांसफॉर्मिंग the functioning of municipalities। इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे जो ग्लोबल या इंडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम प्रोलिफरेट करा पाए। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत क्रूशियल है, किस चीज के लिए, एफिकेसी के लिए। मतलब अगर हमको म्यूनिसिपैलिटीज को और बेटर करना है तो क्या है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। ये क्या लेके आएंगे, बेटर मैनेजरियल टैलेंट, फंड का पूल, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ये और इफेक्टिवली इंटीग्रेट करा पाएंगे। ठीक है, फिर क्योंकि हमको ये पता है कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 11 ट्रिलियन डॉलर हमको अगले 3 से 4 डिकेड्स में चाहिए। इंडिया का जो अर्बन लैंडस्केप है उसको रिवैम्प करने के लिए, अर्बनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जो इंडिया की ग्रोइंग एपेटाइट है अर्बनाइजेशन की, उसको सैटिएट करने, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको 11 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है या म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अकेले नहीं कर सकती हैं। अब इसमें आप और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फंक्शनिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस रिफॉर्म ला सकते हैं इसमें। दूसरा क्या कर सकते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड हमने डिस्कस किया था ना, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। क्या करने के लिए, फंड्स को, एडिशनल फंड्स को मोबिलाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाया जा सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर का नाम सुना होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लिंक कर सकते हैं अपनी जो योजनाएं चल रही हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं शहरों को बेहतर बनाने के लिए या क्लाइमेट रिजिलियंट डिजाइन या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स वी कैन टेक। वेस्ट मैनेजमेंट है, एक पॉइंट ये भी लिख लो, वेस्ट मैनेजमेंट है, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। क्योंकि हमारे जब शहर और एक्सपेंड करते जाएंगे, नए अर्बन सेंटर्स आते जाएंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये देखने को मिलेगा कि जो वेस्ट है हम ज्यादा डिस्पोज करने लगेंगे, क्योंकि लोग अब ज्यादा मूव कर रहे हैं शहरों में, लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो हमको इफेक्टिव वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एसटीपीज लगाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना, उसका इफेक्टिव यूज करना, उससे फ्यूल बना लेना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो जो बेन है हमको उसको बून में कन्वर्ट करना है, जो बेन है हमको उसको बून में कन्वर्ट करना है। तो इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स ले चुकी है, क्या क्या इनिशिएटिव एफर्ट्स ले चुकी है? क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लान्ड अर्बनाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स अभी तक हम ले चुके हैं? इनिशिएटिव्स जो लेने चाहिए और लिए जा चुके हैं, दोनों बात करेंगे। बताओ। अमृत का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना है? ये अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सरकार की एक स्कीम है, इसके बारे में पढ़ लेना। और बताओ। ग्रीन बिल्डिंग कोड आना, बी क्या लेके आई है? ग्रीन बिल्डिंग कोड। बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, सरकारी इकाई है वो। ग्रीन बिल्डिंग कोड की नई जो सरकारी बिल्डिंग्स बनेंगी या नई जो बिल्डिंग्स बननी है वो ग्रीन बिल्डिंग कोड के तर्ज पे बनेंगी। कि पुरानी बिल्डिंग्स जैसी थी वो तो ठीक ही है, उसकी भी रेट्रोफिटिंग चल रही है। अब जो भी नई बिल्डिंग बनेगी तो उसमें सोलर पैनल होना चाहिए कि वो कोयले की बिजली पे बहुत ज्यादा आश्रित ना हो तो पार्टली हो, पूरी तरीके से ना हो। दूसरा क्या हो, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे कि मतलब बारिश का जो पानी आ रहा है वो हर जगह चैनलाइज होकर एक हौदी में पहुंचे और वो उसको इफेक्टिवली यूज किया जा सके। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यही सारी चीजें हैं कि आप कोयले पे जो आपका रिलायंस था पावर को लेके वो कम हो, आप जो रेन वाटर है उसको इफेक्टिवली हार्नेस कर पाए, कहीं खड़ा पानी ना लगा रहे, उसको आप चैनलाइज करके किसी हौदी में ले जाएं, या वो आपका जो वाटर टेबल है उसको दोबारा से रिचार्ज कर दे, आपको एसी की कम जरूरत पड़े। ठीक है, तो यही सारी तो इनिशिएटिव्स में एक अमृत हो गया, ग्रीन मोबिलिटी हो गया। तीसरा क्या है, ऊपर एक पॉइंट और है, ट्रांसपोर्टेशन। हमको ट्रांसपोर्टेशन भी सही करना है। आइडिया क्या होना चाहिए, सरकार की पॉलिसी का आइडिया क्या होना चाहिए कि वी हैव टू मूव पीपल, वी डोंट हैव टू मूव व्हीकल्स। ऑब्जेक्टिव शुड बी मूविंग पीपल नॉट व्हीकल्स। अभी क्या है, 4 फॉर्च्यूनर है, सब में एक एक लोग बैठे हुए हैं, कितना डीजल वो गजल कर रहे हैं, ठीक है, कितना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड आपका एमिट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमको काम करना पड़ेगा। हमको एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि मेट्रो तो चलानी ही चलानी है, जो आपके ये बसेस हैं यूपीएसआरटीसी की बसेस हैं वो भी चलानी है। इसके अलावा जो फीडर रूट्स हैं, जैसे मेट्रो से उतरे तो घर जाने के लिए क्या है, आपके पास कम्यूट करने के लिए एक सुविधाजनक कोई व्हीकल होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ये सारी चीजें हैं, ये कैसे होंगी जब आप होलिस्टिकली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, नए अर्बन लैंडस्केप में। जैसे जापान वगैरह में क्या है या यूएस वगैरह में क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि कमर्शियल सेंटर है उसी में रेसिडेंशियल सेंटर भी है। लेकिन यूरोप अमेरिका वगैरह में हमको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे कमर्शियल सेंटर्स होते हैं और 1 घंटे 45 मिनट की दूरी पे डाउनटाउन्स होते हैं। वहां पे मेट्रोज को क्या कहा जाता है, ट्यूब्स कहा जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग भी क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, पीपल ट्रेवल थ्रू ट्यूब्स। वो 45 मिनट एक साइड ट्रेवल करते हैं ऑफिस आने जाने में। प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो आपके ऑफिशियल्स हैं वो लोग ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर जो अर्बन प्लानिंग है वो साइंटिफिक हो रखी है कि कमर्शियल सेंटर्स को मिक्स नहीं किया गया है रेसिडेंशियल सेक्टर के साथ। ठीक है, वहां अर्बन सेंटर्स हैं और कुछ दूरी पे आपके रेसिडेंशियल सेंटर्स हैं। हमको भी नए जो शहर आ रहे हैं उसको बहुत साइंटिफिकली प्लान करना है, उसको बहुत हैफेजर्ड तरीके से प्लान नहीं होना चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम होने वाला है। तो इसके लिए सरकार नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी लेके आई थी 2014 में, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमको क्या देखने को मिला, मेट्रो का काम है बहुत तेजी से बढ़ गया है। पहले मेट्रो बस हमको दिल्ली में देखने को मिलती थी, लेकिन अभी क्या है, मेट्रो टीयर 2 सिटीज वगैरह में भी फंक्शन कर रही है। ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन इनिशिएटिव्स व्हिच इंडिया हैज टेकन एज ऑफ नाउ। हाँ, आगे हमको क्या करना है, आगे हमको प्लानिंग और कोहेसिव तरीके से करनी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको आपको इस आंसर को या इस टॉपिक को एसडीजी से भी लिंक करना है। ठीक है, क्योंकि आप जो अपने अर्बन हैबिटेट है
उसको अच्छा बनाएंगे, प्रभावी बनाएंगे, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कई पॉइंट्स हैं उसको भी इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक दिस टू एसडीजीज एज वेल। अगला जो टॉपिक है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को लेके क्या न्यूज थी अभी? व्हाट वाज द न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर? ठीक है, यही न्यूज थी बेसिकली कि सीजीआई बी आर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई एक केस की सुनवाई कर रहे थे। केस कैसे पहुंचा है? एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से पहुंचा है। ठीक है, उसमें जस्टिस बी आर गवई जो इंडिया के सीजीआई हैं, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नर जो हैं वो गाइड और फिलोसफर हैं। किसके? स्टेट के। सीजीआई ने क्या बोला है कि द गवर्नर इज अ गाइड एंड फिलोसफर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो उनका रोल क्या होना चाहिए? उनका रोल ये होना चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दें, सेंटर स्टेट के बीच में सौहार्द बना रहे। ठीक है, केस क्या पहुंचा था? केस ये पहुंचा था कि केरला गवर्नमेंट जो है उसने एलिगेशन लगाया था कि जो गवर्नर हैं वो हमारे बिल्स को विथ होल्ड करके रखते हैं। एक तरीके से पॉकेट वीटो है वो एक्सरसाइज करते हैं, पॉकेट वीटो है उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से ये केस कहां पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका निभाए। ही शुड एक्ट लाइक अ गाइड एंड फिलोसफर टू द स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 है, वो मैंडेट करता है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू कि अगर बिल जो है लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास आ रहा है तो उसको क्या करना है। आर्टिकल 200 है ना। ठीक है, तो वहां पे एक टर्म जो यूज होता है वो क्या है? एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। अब ये क्या है? इसमें क्लियर कट कोई टाइम डिमार्केशन नहीं है, इसमें क्लियर कट कोई टाइम डिमार्केशन नहीं है ना कि भाई कब तक। एज सून एज पॉसिबल आपका 2 दिन भी हो सकता है और 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मिसयूज किया जाता है। एलिगेशन ये लगा है कि मतलब इसका गवर्नर्स जो है वो मिसयूज करते हैं, खासकर उन राज्यों में जो ओपोजिशन रूल्ड राज्य। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने एक और आर्टिकल अप्रैल के महीने में किया था तमिलनाडु गवर्नर के केस में कि मतलब एज सुन एज पॉसिबल की वजह से का मिसयूज होता है और जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो क्रिएट किए जाते हैं गवर्नर ऑफिस द्वारा इन क्लियरिंग द बिल्स पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 3 महीने में कोशिश करनी चाहिए कि जो गवर्नर है उसको असेंट दे देना चाहिए, मतलब क्या करना है उस पर्टिकुलर बिल पे वो। अब गवर्नर है क्या? व्हाट इज गवर्नर? गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। गवर्नर इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जरूर है लेकिन इलेक्टेड नेचर नहीं है, जो नेचर है वो इलेक्टेड नहीं है। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक तरीके से इनको क्या देखा जाता है? एजेंट ऑफ द सेंटर देखा जाता है, एजेंट ऑफ द सेंटर देखा जाता है। काम क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये पोस्ट बनाई है तो किस ऑब्जेक्टिव से बनाई है? क्योंकि उन्होंने जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर रहेगी कैसे? वर्टिकली रहेगी, मतलब केंद्र के पास और राज्य के पास। और फेडरलिज्म भी कैसा हमारे यहाँ आया? क्वासी फेडरल आया। कौन ज्यादा मजबूत रहेगा? केंद्र सरकार है वो ज्यादा मजबूत रहेगी। ठीक है, तो सौहार्द बना रहे, समन्वय अच्छा रहे, कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव रहे सेंटर और स्टेट के बीच में, इसीलिए गवर्नर की पोस्ट है वो बनाई गई। ठीक है, तो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जरूर है लेकिन इट इज अनइलेक्टेड। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। इनका काम ये होता है कि भाई जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में समन्वय बना रहे, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहे। ठीक है, चीजें कम्युनिकेट हो पाए दोनों एंड से। स्टेट को कोई बात कहनी है केंद्र को
तो गवर्नर के माध्यम से जाए, या केंद्र को कुछ स्टेट को डिलीवर करना है तो आपका गवर्नर के ऑफिस के माध्यम से जाए। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता है, गवर्नर का जो ऑफिस है इसका काफी मिसयूज होने लगा। ठीक है, क्या रीजन है मिसयूज होने के? रीजंस क्या हैं, क्यों मिसयूज हो पाती है? और पोस्ट का भी मिसयूज है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस को आप उतना मिसयूज नहीं कर सकते हैं जितना गवर्नर ऑफिस को कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये अनइलेक्टेड है। जो भी गवर्नर अपॉइंट करके जाता है राज्यों में, उसको पता है कि हम किसके मर्जी पे हैं, केंद्र सरकार के मर्जी पे हैं। तो जो केंद्र सरकार है वो कहेगी वो मुझे करना, मतलब ज्यादातर लोगों को, नॉट ऑल गवर्नर्स, बट जो कंप्रोमाइज हो जाते हैं वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई हम इलेक्टेड तो है नहीं, जब वो इलेक्टेड रहेंगे तो उनके में एक अलग ठसक रहेगी। ठीक है, लेकिन उनको पता है हम अपॉइंटेड हैं, कभी भी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुछ इंपीचमेंट वगैरह वाला प्रोविजन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट को क्या है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको प्रॉपर इंपीचमेंट करना पड़ता है, गवर्नर के साथ ये नहीं है। दूसरा क्या रीजन है, गवर्नर की जो ऑफिस है उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। अब इसमें एफिशिएंसी वगैरह को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। किसको तवज्जो दिया जाता है, लॉयल्टी को, कौन हमारा ज्यादा लॉयल है। ठीक है, अधिकारी को बना दिया, कोई नेता मंत्री है, पावरफुल है, ठीक है, नेशनल पॉलिटिक्स में से रखता है, उसका कोई खास चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, या कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑफिस है उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, ऑफिस है उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। और क्या रीजंस हो सकते हैं मिस यूज ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर? नहीं पढ़े हो क्या ये गवर्नर वाला टॉपिक? हाँ, ये तो हमने बात कर दी ना कि मर्सी पे रहता है, केंद्र सरकार की गवर्नर जो है वो मर्सी पे रहते हैं केंद्र सरकार के, जब चाहे मन किया लाए, जब चाहे मन किया हटाए। तो ये मतलब एज अ फुटबॉल भी यूज किया जाता है, नेशनल पॉलिटिक्स में एज अ फुटबॉल भी यूज किया जाता है। आप देखे होंगे कि पुराना, मतलब अभी तो चलो मीडिया है, सोशल मीडिया है, फिर आपका सिविल सोसाइटी है, इनका रोल काफी वो हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे ही सत्ता बदलती थी दिल्ली में, तो हमको देखने को मिलता था मास लेवल पे गवर्नर्स हैं उनको हटाए जाते थे और नए गवर्नर्स लाए जाते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया ना कि आप उस ऑफिस को मिसयूज कर रहे हैं। जो भी शासन में बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उस ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल जरूर है, कॉन्स्टिट्यूशनल जरूर है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत हुआ है। ठीक है, इसको रिफॉर्म करने के लिए सरकारिया और पूंजी कमीशन, ठीक है, दोनों ने बातें की हैं। मतलब आप पढ़ेंगे सेकंड एआरसी में भी लिखा गया है कि मतलब ऑफिस ऑफ गवर्नर है, उसमें हमको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है जिससे जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस है ऑफिस ऑफ गवर्नर का, उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है, अभी जो मुद्दा है पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है वो क्या चल रहा है कि जो ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो बिल्स हैं उनको बहुत ज्यादा डिले किया जाता है। वहां की जो सरकारें वो कहती हैं कि भाई इसको पर्पसफुली डिले किया जाता है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, वो भी पास्ट में कह चुकी है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु तो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। तो सुप्रीम, इसी साल की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये एज सून एज पॉसिबल है, अब इसको हटाओ और अगले 3 महीने में, मतलब अभी से अब क्या करना है कि अगले 3 महीने में जो भी आपके बिल्स हैं उसको आपको क्लियर करना चाहिए। बावजूद इसके हमको क्या देखने को मिला कि केरला में 8 बिल्स हैं, 8 बिल्स हैं जिनको पिछले 23 महीने से पेंडिंग रखा गया है। इसीलिए केरला गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करती है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी आता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी आता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है तो 5 जजों की बेंच बैठती है जिसको हेड कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो ये कहते हैं कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर और द पोजीशन ऑफ गवर्नर शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट इन नेचर। ठीक है, इनका काम होना चाहिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या फेडरलिज्म है उसको और सीमलेस और स्मूथन करने का, और स्मूथ करने का। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 मंथ वाली जो डेडलाइन है उसको पूरा किया जाए, उसको पूरा किया जाए, और जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको क्लियरेंस दी जाए।
ठीक है, दिस हैज बीन स्टेटेड अगेन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो चीजें तमिलनाडु गवर्नर के केस में कही गई थी, सेम चीजें इसमें भी कही गई हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो कैसा है, वो फेडरलिज्म पे आधारित है। अगर फेडरलिज्म को हमको इफेक्टिव रखना है, प्रभावी ढंग से काम करते रहने देना है, तो उसके लिए चाहिए कि जो गवर्नर का ऑफिस है, जो गवर्नर का ऑफिस है उसको डीपॉलिटिसाइज किया जाए, डीपॉलिटिसाइज किया जाए। आगे आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सरकारिया और पुंची कमीशन को भी कोट किया जा सकता है। जैसे मेंस पे अगर क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप सरकारी और पुंची कमीशन और साथ ही साथ सेकंड एआरसी को भी कोट कर सकते हैं कि इन तीनों मतलब कमीशन और सेकंड एआरसी ने भी बात क्या कर रखी है, रिफॉर्म करने की, कि ऑफिस ऑफ गवर्नर है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसमें सुधार किए जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हमको फेडरलिज्म को मजबूत रखना है, ठीक है, फेडरलिज्म को मजबूत रखना है, और अब क्या है, फेडरलिज्म के हमको नए आयाम दिख रहे हैं। नए आयाम क्या, नीति आयोग जब से आई है तब से हमको क्या देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? हाँ, कि स्टेट्स और सेंटर है वो टीम बना के काम करें। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब एक हेल्दी कंपटीशन रहे स्टेट्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि जब हेल्दी कंपटीशन रहेगा स्टेट्स के बीच में तो अल्टीमेटली ग्रो कौन करेगा, इंडिया ग्रो करेगी। विकसित भारत 2047 वाला जो गोल है वो हम इफेक्टिवली रियलाइज कर पाएंगे, कि मतलब यूपी फंड सीख कर रहा है, फॉरेन कैपिटल सीख कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीख कर रहा है, और उसके साथ कंपीट कौन कर रहा है, बिहार कर रहा है या महाराष्ट्र कर रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा कहाँ आ रहा है, इंडिया ही में आ रहा है। तो दीज आर द टू आइडियाज विच हैव गेन ट्रैक्शन पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी ये क्या है, ये रोल ओवर न्यूज है, अभी इस पे और डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है जीएस2 के लिहाज से। ठीक है, तो कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि तमिलनाडु वाले अभी केस हमको देखने को मिला था अप्रैल में, अब ये क्या है, दोबारा से एक सबजुडिस केस हमको देखने को मिल रहा है। तो कई न्यूज ऐसी रहेंगी जो आपकी रोल ओवर न्यूज रहेगी, इस पे यू विल हैव टू कीप एन आई। हाँ, मतलब उस जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है, वो एक तरीके से हमने पॉलिटिकल फुटबॉल बना दिया है। पॉलिटिकल फुटबॉल समझ गए, कभी यहाँ कभी वहां चेंज कर दिए प्लेयर्स। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसी को डीपॉलिटिसाइजेशन।
मौजूदा और उभरते भारतीय शहरों को अधिक समतावादी, उत्तरदायी और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला होना चाहिए। परीक्षण कीजिए। भारतीय शहरी परिदृश्य के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? टिकाऊ शहरी आवास के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव दीजिए। क्या? Existing and emerging Indian cities should be more equitable, responsive, and climate resilient. Examine what are the major challenges Indian urban landscape faces. Suggest initiatives that should be taken for sustainable urban habitat. कर लोगे ये? ठीक है। जो चीजें लिखी हैं हैप जैसे लिखा, हीट एक्शन प्लान, अर्बन हीट आइलैंड, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है। फिर अमृत, ग्रीन बिल्डिंग कोड, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है। बी और क्या करता है? जीबीसी निकालता है। और ये जो नहीं होता है, ये 3 स्टार 5 स्टार एसी, ये भी रेटिंग यही बी निकालता है कि एसी 5 स्टार है कि 3 स्टार है कि 1 स्टार है। ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो वही आपका ग्रीन बिल्डिंग कोड भी निकाल रहा है। तो कई इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। हम एसडीजी के सिग्नेट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिग्नेटरी भी हैं, तो हमारे एनडीसीज भी हैं। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है। हम अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो अलाइन कर रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ। तो इनिशिएटिव्स कई लिए जा चुके हैं, लेकिन हमको और भी काम करना है। जो नए शहर बनाने हैं हमको और सस्टेनेबल तरीके से बनाने हैं। हाँ, ये सारी चीजें जो भी, अब जैसे वो है यूएन हैबिटेट है, उसका जिक्र कर सकते हो। यूएन हैबिटेट, इसके बारे में पढ़ लेना। मतलब आंसर आपको डायनेमिक बनाना है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स आप टच कर पाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी डाल पाए। ठीक है। जो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स हैं उसको भी आप, यूएन हैबिटेट है उसको डाल सकते हैं। ठीक है।